बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट फाइलों की श्रृंखला में अगली जो फाइल लाए हैं वो है साइंस की प्रैक्टिकल फाइल, यानी विज्ञान विषय के लिए आप किस तरह से असाइनमेंट या प्रैक्टिकल की फ़ाइल को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रैक्टिकल फ़ाइल की बात की जाए तो बीएड में यह फ़ाइल जो है ऑप्शनल है, यानी जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको जो है यह फ़ाइल बनानी होती है, जबकि बीएड या बीटीसी की बात करें तो उसमें यह फ़ाइल कंपलसरी रहती है। क्योंकि अगर हम डीएलएड की बात करें तो उसमें जो है सभी के लिए सभी सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, जबकि जो बीएड है उसमें यह ऑप्शनल रहता है, यह साइंस वाले स्टूडेंट ही तैयार करते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम विज्ञान विषय के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक रखने वाले हैं, किस टॉपिक पे आप किस तरह से असाइनमेंट वर्क जो है वो तैयार करेंगे, आज के अपने इस वीडियो में हम विषय सूची यानी इंडेक्स से ये चीज़ें कवर करेंगे। तो इंडेक्स यानी विषय सूची में कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, तो क्रम संख्या से यानी सीरियल नंबर यहाँ पर डालते जाइए। प्रयोग का नाम है दिए गए विलेय और विलायक की सहायता से विलयन प्राप्त करना, यानी कहने का अर्थ है कि आप यहाँ पर प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हुए अपनी असाइनमेंट वर्क की फ़ाइल में चीज़ें दिखाएंगे। ठीक है, डेट आप उस दिन की डालिएगा जिस दिन से आप असाइनमेंट वर्क शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट टीचर के साइन होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट 2 है उसमें हमारा टॉपिक है कि दिए गए विलेय यानी नमक और जल की सहायता से विलयन प्राप्त करना। ये आप अपने असाइनमेंट की फ़ाइल में चीज़ें जो है डायग्राम के माध्यम से समझाते हुए बताएंगे। तो यहाँ पर वो डेट डालिएगा जिस डेट को आप ये असाइनमेंट करेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला पॉइंट यानी 3 नंबर का, दिए गए जल के नमूनों में से कठोर एवं मृदु जल की पहचान करना। 4 पॉइंट है कि वाष्पीकरण क्रिया का प्रदर्शन। 5 पॉइंट है कि सिद्ध करो कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला है 6 नंबर का कि सिद्ध करो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो यहाँ पर दिया है कि सिद्ध करो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। ठीक है, 7 नंबर का पॉइंट है कि दिए गए बीजों की संरचना का पता लगाना। तो ये इतने सारे पॉइंट हैं। चूँकि अगर आप साइंस की प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको 3-4 जो टॉपिक के पॉइंट हैं उनको तो लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, उनको आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डायग्राम ना दे करके पहले हम अपने प्रयोग पे आते हैं कि आप किस तरह से जो आपके प्रयोग हैं प्रैक्टिकली आप इन चीज़ों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर उद्देश्य डालेंगे सबसे पहले दिए गए विलेय यानी शर्करा को यानी जो शक्कर होती है चीनी होती है इसको विलायक यानी जल की सहायता से विलयन प्राप्त करना। आगे दिया है उपकरण एवं सामग्री के लिए आप क्या चीज़ें यूज़ करें, तो आप बीकर का यूज़ कर रहे हैं, जल का और छड़ का। अभी हम डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे। व्याख्या में विलयन में आप लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का वह समांग मिश्रण जिसके घटक पदार्थों की सापेक्ष मात्राएं एक सीमा में परिवर्तित की जा सके एक विलयन कहलाता है। अगला है विलायक तथा विलेय। दिया है कि किसी विलयन में अधिकता में उपस्थित उस घटक को विलायक कहा जाता है जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो। दूसरे घटक को विलेय की संज्ञा प्रदान की जाती है। फिर इसी तरह से विलेयता के बारे में दिया है। चूँकि आपको तीनों के बारे में बताना है तो विलेयता में क्या दिया है, एक निश्चित ताप पर एक पदार्थ की किसी विलायक में विलेयता उस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा है जो उस ताप पर विलायक की इस निश्चित मात्रा में घुलकर एक संतृप्त विलयन का निर्माण करती है। चलिए इसे हम प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे। तो प्रयोग में चीज़ें पहले लिखेंगे कि सर्वप्रथम एक बीकर लेकर उसमें थोड़ी चीनी यानी शर्करा जो है वो डाली, फिर उसमें थोड़ा जल डालकर आगे बढ़ते हैं। चीनी को छड़ की सहायता से पूरी तरह घोल दिया, अतः इस प्रकार विलेय यानी जो चीनी है विलायक यानी जल में घुलनशील है। निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष निकला कि ऊपर दिए गए प्रयोग से पता चलता है कि शर्करा जल में विलेय यानी जो चीनी है वह आसानी से जल में घुल सकती है। इसको हमने डायग्राम के माध्यम से चीज़ें सिद्ध की। तो चलिए डायग्राम भी एक नज़र में देख लेते हैं कि आप इसका डायग्राम कैसे तैयार करेंगे। तो ये रहा डायग्राम। यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपने चीनी जो है वह जल में डाली, पहले जल लिया बीकर में। ठीक है, और उसके बाद आपने चीनी को जल में डाला, फिर चीनी को आपने छड़ की सहायता से जो है मिलाया, पानी और चीनी के घोल को मिलाया आपस में। उसके बाद आगे दिया है कि जल में शर्करा विलेय यानी पूरी तरह से जो चीनी है वह जल में जो है वह गल गई है यानी मिल गई है।
तो इस तरह से आपने इसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। तो आपका पहला प्रयोग इस तरह से आप बताएंगे। बिल्कुल बहुत आसान है, इसको आप एग्ज़ामिनर के सामने भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया है कि आप इसको जब टीचिंग टाइम में बच्चों को पढ़ाना होता है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना होता है। आप वहाँ पर कुछ भी, जैसे मतलब प्लास्टिक का ग्लास हुआ या वहाँ पर कोई जग हुआ, उसमें भी आप थोड़ी चीनी ले जाइए घर से। बच्चों को ऐसे ही ये विलायक और विलेय जो चैप्टर, इसको आसानी से समझाते हुए पढ़ा सकते हैं। और बिल्कुल इसे अगर आप साइंस के प्रैक्टिकल फाइल में बनाते हैं तो इसे आप एग्जामिनर के सामने भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रयोग आया प्रयोग 2 में, इसमें क्या है, इसमें जो है नमक और चीनी के घोल के बारे में बात होगी, नमक और जल के बारे में बात होगी। तो चलिए ये प्रयोग नंबर 2 आप डाल करके उद्देश्य में डालेंगे कि दिए गए विलेय यानी नमक को विलायक यानी जल की सहायता से विलायक प्राप्त करना। उपकरण के लिए फिर से बीकर लिया, जल लिया, नमक और छड़ ली। सेम वैसे ही प्रोसेस है। तो ये देखिए कितने आसान टॉपिक हैं आपकी असाइनमेंट फाइल के लिए, बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं। विलयन यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों का वह समांग मिश्रण जिसके घटक पदार्थों की सापेक्ष मात्राएं एक सीमा में परिवर्तित की जा सके, उसे हम एक विलयन कहते हैं। यह एक विलयन कहलाता है। विलायक तथा विलेय क्या होता है, तो किसी विलयन में अधिकता में उपस्थित उस घटक को विलायक कहा जाता है जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो। दूसरे घटक को विलेय और विलेय की संज्ञा प्रदान की जाती है। अब आता है विलेयता क्या है, तो इसे भी देख लेते हैं। विलेयता दिया है कि एक निश्चित ताप पर एक पदार्थ की किसी विलायक में विलेयता उस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा है जो उस ताप पर विलायक के निश्चित मात्रा में घुलकर एवं संवृत्त विलयन का निर्माण करती है। तो इस प्रयोग को भी हम आसानी से सिद्ध करेंगे। सबसे पहले प्रयोग विधि देख लेते हैं, कैसे आप प्रयोग में लाएंगे। सर्वप्रथम एक बीकर लेकर उसमें थोड़ा नमक, यानी जो नमक पहले हमने चीनी का प्रयोग किया था, आप नमक डालकर देखेंगे, विलेय डाला, फिर उसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जल डालकर नमक को छड़ की सहायता से पूरी तरह घोल लिया। अतः इस प्रकार विलेय नमक जो है विलायक जल में घुलनशील है। तो यहाँ पर विलेय जो होता है उसे, जो चीज़ पदार्थ होती है उसे हम विलेय कहते हैं, और जो लिक्विड होता है वो विलायक होता है। तो यहाँ पर निष्कर्ष निकला कि ऊपर दिए गए प्रयोग से पता चलता है कि नमक जल में विलेय है। तो इसका डायग्राम हम झट से देख लेते हैं। बिल्कुल देखिए, आप इन चीज़ों को अगर अपने असाइनमेंट फाइल में बनाते हैं तो इसको आप बिल्कुल एग्जामिनर के सामने भी ये चीज़ें करके दिखा सकते हैं। एग्जामिनर भी खुश होगा कि आपने कैसे बच्चों को चीज़ें पढ़ाई होंगी। तो सर्वप्रथम आपने क्या लिया, एक बीकर लिया, ये बीकर हो गया, इसमें जल डाला, ठीक है। जल डालने के बाद आपने नमक डाला, नमक डालने के बाद आपने छड़ की सहायता से इन दोनों को घोल लिया, ऐसे मिलाया, ठीक है। इस तरह से आपने सिद्ध किया कि जल में नमक जो है वह विलेय है यानी घुलनशील है। तो इस तरह से आपने प्रयोग 2 को सिद्ध कर दिया। देखिए एक बड़ा सा टॉपिक ले लिया कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा लिख डाला, ठीक है। ये सिर्फ ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे टॉपिक लेते हैं तो एग्जामिनर कहेगा कि आपने बिल्कुल ऐसे ही बच्चों को पढ़ाया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा हो जाता है प्रयोग संख्या 3। बहुत छोटे छोटे प्रयोग हैं, एक एक पन्ने के। उद्देश्य में दिए गए 2 जल के नमूने में से कठोर एवं मृदु जल की पहचान करना है, ठीक है। इसके लिए उपकरण एवं सामग्री क्या लगेगी, बीकर लगेगा, साबुन और जल। व्याख्या में देखते लेते हैं क्या चीज़ें लिखेंगे आप। तो व्याख्या में है कि जल का जो गठन है वह 2 तत्वों हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्वारा हुआ है। जल का सूत्र H2O है, अर्थात जल में H2 के 2 भाग तथा ऑक्सीजन का 1 भाग विद्यमान है। भौतिक एवं शुद्ध रूप में जल एक स्वाद रहित, गंध रहित तथा रंगहीन द्रव होता है। यह एक अच्छा विलायक है। इतनी सारी चीज़ें हो गई जल और उसके संगठन के बारे में। अब आगे दिया है कि मृदु जल क्या है। मृदु जल के बारे में जान लेते हैं कि मृदु जल क्या है। दिया है कि शुद्ध जल तथा उपयोगी जल को मृदु जल कहते हैं, यानी जो जल हम अपने पीने की यूज़ में लाते हैं, जो अपने उपयोग में लाते हैं, उसको हम मृदु जल कहते हैं। मृदु जल की मृदु जल की मुख्य पहचान यह है कि जल की उपस्थिति में साबुन सरलता से पर्याप्त झाग उत्पन्न करता है। ये होता है मृदु जल। इसमें पेय जल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका स्वाद अच्छा होता है तथा इस जल में अनावश्यक लवणों का अभाव होता है। इस जल में ही भोजन पकाने आदि कार्यों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर आगे देखते हैं कठोर जल।
मृदु जल के गुणों से रहित जल को कठोर जल कहा जाता है, यानी जिसको हम यूज़ में ना ला पाएँ वो आपका कठोर जल होता है। इस जल की मुख्यतः पहचान यह है कि जल की उपस्थिति में साबुन सरलता से पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि जल में विभिन्न लवणों की उपस्थिति उसे कठोर बना देती। सामान्य रूप में से कैल्शियम आगे दिया है तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा या सल्फेट जल में मिलकर जल को कठोर बना देती हैं। चलिए हम इसे प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे। प्रयोग में आप लिखेंगे कि दिए गए जल के दो जल के नमूनों में से सर्वप्रथम एक नमूना लिया, इसके पश्चात जल नमूने में साबुन डाला, साबुन डालने से जल के नमूने में झाग उत्पन्न हुआ। अब दूसरे जल के नमूने में साबुन डाला, साबुन के डालने पर जल के दूसरे नमूने में झाग उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, आगे दिया प्रेक्षण में नमूना 1 में मीठा जल है जिसे हम मृदु जल कहते हैं, और ये जल के प्रकार है स्वाद और नमूना। ठीक है, नमूना ए लिया, स्वाद है मीठा और जल का प्रकार है मृदु जल। बी है खारा, यानी जो समुद्र का पानी जैसे होता है, जहाँ का पानी खारा होता है। कई जो नदी तालाब जो होते हैं उनका भी पानी खारा आपको देखने को मिलेगा। कठोर, ये चीज़ें हो गई। अब निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? दिए गए नमूने में से ए मृदु जल तथा बी कठोर जल है। चलिए इनका डायग्राम हम देख लेते हैं। डायग्राम में कुछ इस तरह से चीज़ें दी हैं। तो ये रहा डायग्राम, वो थोड़ा पीछे चला गया था। ठीक है, यहाँ पर आपने बीकर लिया, इसमें जल डाला। ठीक है, जल कैसा रहेगा? कठोर जल। एक में कठोर रहेगा और एक में मृदु रहेगा, यानी मीठा जल। तो जैसे पहले मीठे की बात कर लेते हैं। एक बीकर में आपने मीठा यानी जो मृदु जल है उसको डाला, फिर उसके बाद आपने कास्टिक लिया या झाग लिया। ठीक है, कास्टिक लिया यानी साबुन लिया आपने, या जो आपका डिटर्जेंट होता है उसको मिलाया पानी में। तो अगर आसानी से झाग ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब आपका यह मृदु जल है। और अगर जो जल जैसे कठोर जल लिया आपने, ठीक है, उसमें आपने कास्टिक डाला और उस पर झाग या साबुन जो है वो ऊपर नहीं आया, तो वो हो जाता है कठोर जल, यानी जो आपका खारा जल होता है। तो इस तरह से आप बीकर के द्वारा ये चीज़ें बता सकते हैं। बहुत आसान सा था ये भी आपका टॉपिक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फ़ोन नंबर का जो आपका रहेगा ये है प्रयोग संख्या 4। प्रयोग संख्या 4 में उद्देश्य क्या है कि वाष्पीकरण की क्रिया का प्रदर्शन करना है हमें। उपकरण के लिए हमें 2 बराबर आकार की शीशी और 2 प्लेट और जल चाहिए, इतनी चीज़ें चाहिए। व्याख्या में वाष्पीकरण के बारे में आपको बताना है कि सूर्य ताप द्वारा जल का वाष्पीकरण होकर जल वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। बहुत आसान से टॉपिक हैं, चूँकि आपको टीचिंग टाइम में यही टॉपिक लेने होते हैं विज्ञान विषय से। ठीक है, यही रहते ही लेने क्या रहते हैं, तो आप इन टॉपिक को आसानी से समझा भी सकते हैं। अगर आप बच्चों को पढ़ाने, देखिए ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आप बच्चों को भी आसानी से समझा सकते हैं प्रयोग द्वारा। ठीक है, आपको TLM मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकली, चूँकि आपको बच्चों को चीज़ें बतानी होती है TLM मॉडल के द्वारा, तो आप आसानी से आपके जहाँ टीचिंग करें वहाँ ग्लास होगा, कटोरी होगी, किसी में चीज़ें आप आसानी से घोल करके आप करके इन चीज़ों को बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं को अगर आप अपनी असाइनमेंट फाइल में बनाते हैं तो एग्जामिनर के सामने भी आपको खुद इन चीज़ों को प्रेजेंट करने में आसानी होगी, क्योंकि आप बता पाएंगे कि आपने ऐसे ही बच्चों को ये चीज़ें बताई हैं अपने टीचिंग टाइम में। अगला देखेंगे संघनन क्या होता है कि जलवाष्प के घनीभूत होकर जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। प्रयोग विधि लाएंगे कि 2 बराबर आकार की बोतल और 2 बराबर आकार की प्लेट लेते हैं। दोनों शीशी बोतल में पानी भरकर फिर इस पानी को अलग अलग प्लेट में डालते हैं। इन दोनों प्लेटों में से एक धूप में रखते हैं तथा दूसरी प्लेट को छत में रखते हैं। 3 से 4 घंटे बाद दोनों प्लेटों का पानी अलग अलग बोतलों में भरते हैं। फिर देखते हैं कि जिस प्लेट को धूप में रखा था उसका पानी दूसरी प्लेट में जो छांव में रखा था उसमें कम है। ठीक है, तो इस तरह से आपने वाष्पीकरण की प्रक्रिया को समझाया। निष्कर्ष में आपने लिखा कि उपरोक्त क्रिया वाष्पीकरण के कारण होती है। चलिए इसके डायग्राम को देखेंगे तो आप ये चीज़ें आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल देखिए धूप में आपने रखा इन चीज़ों को। जब धूप में आपने बीकर को रखा पानी के साथ, ठीक है, धूप में ये देखिए रखा, प्रकाश पड़ा। ठीक है, प्रकाश से क्या हुआ, ये जलवाष्प के रूप में पानी गया, यानी जो कटोरी का पानी है वह कम हो गया। अब आपने छाया में एक कटोरी में पानी रखा तो इस पर जब प्रकाश पड़ा ही नहीं तो
बिल्कुल पानी वैसा का वैसा रहा। तो जल की मात्रा जैसे पहले वाले में क्या था, आपने फुल दोनों में देखिए भरा हुआ है पानी, दोनों में फुल भर दिया। एक में जो है जब धूप पड़ी, जब प्रकाश पड़ा इस पर, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया हुई, जल जो है जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक है। और दूसरे में क्या हुआ कि जब वो छाया में रखा गया, तो जब उस पर प्रकाश नहीं पूरी तरह से पड़ा, तो पानी वैसा का वैसा ही रहा, मतलब कम भी नहीं हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं कि जल की मात्रा पहले से कम हो गई है, चूँकि जलवाष्प जो के रूप में बदल गया पानी, और दूसरे में जल की मात्रा पे कोई परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि इसमें इसके अंतर्गत हमने क्या किया कि पानी को हमने छाया में रख दिया। यही चीज़ें इसमें सिद्ध करनी थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये प्रयोग संख्या 4 होगी। उसके बाद अगला है प्रयोग संख्या 5। परेशान मत होइए, प्रयोग संख्या आप अपने हिसाब से डाल के लिख सकते हैं, क्योंकि हम 5-6 यहाँ पर 7 बताने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग 3 से 4 प्रयोग अपने फाइल में बनाएंगे। छोटी छोटी हैं, बहुत आसान बन जाएंगे। उद्देश्य में डालेंगे सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 यानी ऑक्सीजन गैस निकलती है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आप सभी को पता है क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके लिए यहाँ पर चलिए हम प्रयोग द्वारा ही सिद्ध कर लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं ओरली आपको बता दूंगी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती क्या है। तो प्रयोग में दिया है कि एक बीकर में हाइड्रिला की हरी पत्तियां रखते हैं, तत्पश्चात उसे परख नली में ढक देते हैं। बीकर में पानी भर लेते हैं और एक कीप के ऊपर पानी से भरी परख नली उल्टी खड़ी कर देते। देखिए, अगर ये प्रयोग वाली चीज़ है तो आपको ऐसे ही बच्चों को टीचिंग टाइम में पढ़ाना होता है, ठीक है। तो परेशान मत होइए, बहुत आसान है, ठीक है। आगे दिया है कि जैसे कि चित्र में, ठीक है, जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है, एक उपकरण को कुछ समय तक धूप में रख देते हैं। प्रेक्षण में क्या है कहा है कि कुछ समय पश्चात प्रशिक्षण करने के बाद पता चलता है कि परख नली में गैस एकत्रित होने लगती है। गैस में जलती हुई तीली को ले जाने पर इसका प्रकाश तेज हो जाता है, अर्थात तीली तेज जलने लगती है। निष्कर्ष निकलता है कि उपरोक्त प्रेक्षण से पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। देखिए, आपको तो कई बार आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण। कि भैया प्रकाश संश्लेषण वायुमंडल की उपस्थिति में एक पौधा है, पौधे को क्या कर रहे हैं, नीचे ज़मीन में लगा दिया, ठीक है, ज़मीन में पौधे में हरी पत्तियां होगी, प्रकाश का संश्लेषण होगा और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पौधे लेंगे, ऑक्सीजन गैस मुक्त करेंगे। यही प्रक्रिया जो होती है आसान शब्दों में आपकी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। लेकिन हम कैसे मान लें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही, तो इसीलिए देखिए बीकर की सहायता से ये चीज़ें सिद्ध की गई हैं कि हमने धूप में जो है एक बीकर रखा सबसे पहले, ठीक है, ये बीकर हो गया, बीकर में जल डाला, ठीक है, बीकर में जल डालने के बाद हाइड्रिला का यहाँ पर पौधा भी लगाया और उसके बाद माचिस की तीली ले गए। माचिस की तीली ले जाने के बाद जो है यहाँ पर एक परख नली रहेगी, ध्यान रखिएगा। अब इस माचिस की तीली को हम परख नली के अंदर ले जाएंगे। परख नली के अंदर जब हम ले जाएंगे तो माचिस की तीली जो है और तेज़ जलने लगेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो हाइड्रिला का पौधा है वह वायुमंडल से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह ले रहा है और O2 यानी ऑक्सीजन गैस मुक्त कर रहा है। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि जो इस बीकर में है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, ठीक है। चित्र प्रकाश संश्लेषण की क्रिया O2 गैस की निकासी को दिखा रहा है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप सिद्ध कर सकते हैं, बच्चों को प्रैक्टिकली इन चीज़ों को बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये प्रयोग संख्या, अगला प्रयोग देख लेते हैं। अगला प्रयोग है संख्या 6 है। अगले प्रयोग संख्या की अगर हम बात करें तो दिया है उद्देश्य में सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश आवश्यक है, ठीक है। प्रयोग में एक पौधा गमले सहित को लगभग 48 घंटे तक
48 घंटे तक अंधेरे में रखते हैं। तत्पश्चात पौधे की पत्तियों को आंशिक रूप से काले कागज़ से दोनों ओर ढककर गमले को 8 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि एक गमला है उसको 48 घंटे तक अंधेरे में रखना है। उसके पश्चात पौधे की पत्तियों को आंशिक रूप से काले कागज़ से दोनों ओर ढककर गमले को 8 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाता है। आगे देख लेते हैं चीज़ें। आगे दिया है प्रयोग हो गया, ठीक है। प्रेक्षण में दिया है कि उपर्युक्त प्रयोग में हम पाते हैं कि पत्ती का वह भाग नीला हो जाता है जो परीक्षण देता है जिसमें सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है। आगे देखते हैं परिणाम। उपयुक्त में से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। चलिए इसके डायग्राम के माध्यम से इसे और हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये हो गया एक पौधा गमले सहित, ठीक है, काले कागज़ से इसे ढक दिया गया और विलय जब हुआ इसमें तो यह नीला हो गया। रंग आगे दिया है इसी में कि रंगहीन भाग या मंड रहित भाग, ठीक है। ये पूरा डायग्राम है तो का और खा के माध्यम से इसे समझाया गया है। चलिए ये हो गया प्रयोग संख्या 6। अगला देख लेते हैं प्रयोग संख्या 7। तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया पीडीएफ में। ये है हमारा प्रयोग संख्या 7, ये लास्ट है हमारा। तो ऐसे ही प्रयोग संख्या 7 डाल करके उद्देश्य में लिखेंगे दिए गए बीजों की संरचना का पता लगाना। देखिए जितने भी आपको ये प्रयोग बताए गए हैं बहुत आसान है, क्योंकि आप टीचिंग टाइम में भी इन्हें बता सकते हैं बच्चों को और एग्जामिनर के सामने भी आसानी से आपको प्रेजेंट करना होगा। प्रेजेंट इसलिए आप आसानी से कर सकते हैं कि आपको मॉडल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बढ़िया आराम से ग्लास में पानी और चीनी लेके जाइए, इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली बताइए। एग्जामिनर और खुश हो जाएगा कि आपने कोई ताम झाम नहीं किया, आपने कोई कागज़ या पेपर नहीं बर्बाद किया, आपने किस तरह से प्रैक्टिकली चीज़ों को बताया। और ऐसे ही आपने बच्चों को भी चीज़ें बताई होंगी टीचिंग टाइम में। उद्देश्य की बात करें तो हमने बता दिया कि बीजों की संरचना का पता लगाना है। उपकरण की बात करें तो उपकरण में बीकर और बीज लेना है। प्रयोग करेंगे भीगे हुए चने या सेम के बीज लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए भीगे हुए चने या सेम। इसे बाहरी आवरण को बीज कोश कहते हैं। इसे हटाने पर पता चलता है कि इसके 2 पीले रंग की संरचनाओं का निर्माण होता है जिसे बीज पर्व कहते हैं। अभी हम देख लेंगे डायग्राम में। आगे दिया है इसके बाद बीजपत्र को भी खोलने पर पता चलता है कि इस संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण का निचला भाग मूलांकुर और ऊपरी भाग को प्रांकुर कहलाता है। मूलांकुर से जड़ का निर्माण तथा प्रांकुर से तने का निर्माण होता है। आगे दिया है बीज से नन्हे नन्हे पौधे बनाना बीजों का अंकुरण कहलाता है। अब हम इसे प्रयोग द्वारा बताएंगे। प्रयोग में लिखना है कि एक बीकर में 2/3 भाग शुद्ध पानी लेते हैं, ठीक है, एक बीकर लेना है, उसमें 2/3 भाग शुद्ध पानी लेना है। तत्पश्चात सेम के 3 अच्छे बीजों को धागे से बांधकर इसमें डालना है। पानी की सतह पर तेल की कुछ बूंदें डालना है। इतनी चीज़ें हो गई। प्रेक्षण में लिखा है कि पानी की सतह पर तेल डालने से वाष्पन की आगे देखेंगे क्रिया नहीं होती, अर्थात बाहर की वायु पानी में घुल नहीं पाती। निष्कर्ष में निकला कि उपयुक्त से पता चलता है कि बीज की संरचना कैसी होती है एवं इसके द्वारा किस प्रकार के पौधे का निर्माण होता है। तो चलिए इसका डायग्राम भी हम एक नज़र में देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है बीजों की संरचना। आपने चने को लिया या सेम को लिया, आपने इसके छिलकों को हटाया, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मूलांकुर और आगे दिया है प्रांकुर, ठीक है, इस तरह से बीज जड़ का और तने का निर्माण हुआ और भ्रूण आपने देख लिया, ये भ्रूण बना और इस तरह से ये बीज पत्र हो गए। ये आपने डायग्राम में समझा। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। आपकी फ़ाइल कुछ इस तरह से बन सकती है, बिल्कुल भी आपको TLM वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये डायग्राम थोड़ा बनाने पड़ेंगे अपनी फ़ाइल में, बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप किस तरह से B.Ed में अपनी असाइनमेंट फ़ाइल तैयार कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल फ़ाइल को तैयार कर सकते हैं और इस फाइल को आप टीचिंग टाइम में भी यूज़ में ला सकते हैं। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई फाइल के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।